गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग देख रहे थे पौधा में आम का वैज्ञानिक परिचय। देखिए एक्चुअली अभी हम लोग का जो क्लास चल रहा है ना, जैसे अच्छा लगा। अभी एक बच्चा का हम देख रहे थे, राजेंद्र जी नाम है शायद। तो राजेंद्र जी का हम कमेंट देख रहे थे, तो लिख रहे हैं कि सर आप लिखवाइए टॉपिक बाय टॉपिक। एक्चुअली बाबू अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन इन द सेंस कि जैसे आप जब छोटे क्लास में पढ़ते हुएगा 5, 6, 7, 8 में, तो मैथ की जो किताब होती है गणित की, उसमें पहला चैप्टर क्या रहता है? पूर्वाभ्यास। तो चूंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 9, 10 में ठीक से नहीं बायोलॉजी पढ़े हैं, या कुछ पढ़े भी हैं तो भूल गए हैं। ऐसा भी होता है कि 9, 10 में बच्चा कहीं पढ़ने जाता है तो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा देता है, मैथ पढ़ा देता है, बायोलॉजी पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा रिवीजन करना जरूरी है। हम जो रिवीजन करा रहे हैं वो 9, 10 का रिवीजन करा रहे हैं, कि आप लोगों को 9, 10 रिवीजन करा दिया जाए कि आपको दिक्कत नहीं हो आगे। ये सारा चीज़ जो बताया जा रहा है वो सारा आपके सिलेबस का है। जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं हम BCT कुछ भी, वो सारा आपके सिलेबस का है और सारा चीज़ आपको पढ़ना है। लेकिन यह चीज़ 9th में भी पढ़ना था, यह चीज़ 10th में भी पढ़ना था, और 9, 10 में पढ़ा हुआ टोटल चीज़ आपको 11th में पढ़ना है। क्या कर रहे हैं? 9, 10 में पढ़ा हुआ टोटल चीज़ आपको 11th में पढ़ना है। इवन आप 10th में पढ़े थे सजीव में जनन, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन और मानव में जनन, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। वो 12 में पढ़ना है आपको फिर से डिटेल से वही चीज़। तो हम लोग इस अभी रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए राजेंद्र जी आपको घबराने की बात नहीं है, या किसी बच्चा को, क्योंकि रिवीजन में ज़रूरी है पिछले वाला रिकैप कर लिया जाए, और जब ये हो जाएगा तो फिर लिखवाया जाएगा टॉपिक बाय टॉपिक। लिखवाया क्या जाएगा आपको? टॉपिक बाय टॉपिक बताया जाएगा, उसको आप बाद से वीडियो से लिख लीजिएगा। क्योंकि अब एक एक चीज़ को समझाना फिर उसको लिखवाना नहीं संभव पाता है, तो आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा स्लो स्पीड से कि आप उसको लिख भी लीजिएगा अपना से। ठीक है, तो सबसे पहले उस दिन हम लोग बात किए थे, इसमें एक चीज़ छूटा था, तो याद रखिएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी आप लोगों से बहुत को पता होगा, जीव विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। एरिस्टोटल लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं अरस्तु, ऐसे लिखते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या लिखते हैं बाबू? एरिस्टोटल, ARISTOTLE, एरिस्टोटल। और हिंदी में क्या कहा जाता है? अरस्तु। ये आपका याद रखिएगा, बायोलॉजी के जीव विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है अरस्तु। और कह रहा है कि देखो पृथ्वी पर बाबू, पृथ्वी पर सजीवों की संख्या बहुत ज्यादा है और बहुत वैरायटी में। बहुत लोगों के द्वारा प्रयास हुआ कि इसको वर्गीकृत किया जाए, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे सजीव हैं और उसमें जंतु पौधा दोनों मिलाकर जंतु की बहुत सारी वैरायटी है, पौधा की बहुत सारी वैरायटी है। इसमें कुछ एक कुष्ठीय हैं, कुछ बहुकुष्ठीय हैं। इसमें कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनका शरीर पूर्ण कोशिका का नहीं बना हुआ है। बहुत सारी की समस्या है। तो सजीवों के वर्गीकरण के लिए, सजीवों को वर्गीकृत करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। इसमें अरस्तु महोदय ने भी प्रयास किया था। इनके द्वारा भी सजीवों का वर्गीकरण हुआ था, और इन्होंने भी पौधा को बांट दिया था। इन्होंने भी सजीव को 2 ग्रुप में बांटा था, एनिमल और प्लांट। पृथ्वी पर मौजूद सारे सजीव को 2 भाग में बांट दिया, जंतु और पौधा।
फिर उन्हें जंतु को दो भाग में बांटा, एक वैसे जंतु जिसमें लाल रक्त होता है और वैसे जंतु जिसमें लाल रक्त नहीं होता है, एक इनेमा और एक एनेमा। आप सीधे लिखिए, मतलब रेड ब्लड वाले ऐसे, एनिमल विथ रेड ब्लड, एनिमल विथ रेड ब्लड, और दूसरा एनिमल विदाउट रेड ब्लड। इन्होंने भी पृथ्वी पर मौजूद समस्त सजीव को दो पार्टे बांटा, एनिमल और प्लांट। फिर एनिमल को उन्होंने दो पार्टे बांट दिया, वैसा एनिमल जिसके शरीर में लाल रक्त पाया जाता है और दूसरा ऐसा एनिमल जिसमें लाल रक्त नहीं पाया जाता है। फिर प्लांट को इन्होंने तीन पार्टे बांट दिया था। प्लांट को इन्होंने बांट दिया शाकीय पौधे, हर्ब। हर्ब माने बाबू शाकीय पौधे, छोटे पौधे जिनका हाइट मैक्सिमम 1 मीटर हो, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। धान गेहूं ये सब आपका उसी में आता है, शाकीय पौधे, हर्ब। फिर उन्होंने कहा श्रब, झाड़ी, SHRUB, और फिर उन्होंने कहा ट्री। पहला हो गया हर्ब, दूसरा श्रब और तीसरा ट्री। तीन पार्ट उन्होंने बांट दिया पौधा को, शाकीय पौधे, झाड़ी और वृक्ष, तीन पार्ट में बांटा उन्होंने। अरस्तु महोदय के द्वारा जंतु को दो पार्ट में बांटा गया, वैसा जंतु जिसमें लाल रक्त, वैसा जंतु जिसमें लाल रक्त नहीं हो। पौधा को तीन पार्ट में बांट दिया गया, हर्ब, श्रब और ट्री। ये अरस्तु साहब का वर्गीकरण कार्य था पृथ्वी पर मौजूद सभी सजीव। अब फिर ऐसा ही प्रयास किया गया लिनियस महोदय के द्वारा। ये हो गया अरस्तु, अरस्तु के द्वारा, ये अरस्तु का ही वर्गीकरण था, यानी कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? वर्गीकरण बाय अरस्तु। ये उनके द्वारा बांटा गया एनिमल और प्लांट में। उसके बाद लिनियस, कैरोलस लिनियस महोदय, कैरोलस लिनियस, लिनियस महोदय ने भी पृथ्वी पर मौजूद समस्त सजीवों को दो पार्ट में बांट दिया। एक एनिमल में पूरे लिविंग बींग्स को उन्होंने दो पार्ट में बांट दिया। लिविंग बींग्स मतलब हो गया सजीव, तो पूरे लिविंग बींग्स को, पूरे सजीव को उन्होंने दो पार्ट में बांट दिया। किन्होंने? अरस्तु ने। इसको उन्होंने पूरे सजीव को दो पार्ट में बांट दिया सीधे। एक को कहा एनिमल और दूसरे को कहा प्लांट। यानी कि अरस्तु ने भी सजीव का वर्गीकरण किया दो पार्ट में, एनिमल और प्लांट। फिर उन्होंने कहा कि जंतु जो हैं एनिमल, वो लाल रक्त वाले अलग होते हैं और बिना लाल रक्त वाले अलग होते हैं। प्लांट उन्होंने हर्ब, श्रब, ट्री में बांट दिया, शाकीय पौधे, झाड़ी और वृक्ष पौधे। लिनियस जो है उन्होंने सजीव को दो पार्ट में बांटा, जंतु और पौधा। लेकिन इनका जो वर्गीकरण का तरीका था इन वैज्ञानिकों का, जिस समय ये दिए उस समय तो लोगों ने माना, लेकिन बाद से इसमें बहुत तरह की समस्या आने लगी। इसमें बहुत सारे ऐसे सजीव थे जिनका लक्षण जंतु से मिलता था, पौधा से मिलता था, जिसके बारे में उन्होंने नहीं कहा था। और
अब जैसे इन्होंने पहले स्टार्टिंग में जीवाणु को रख दिया था प्लांट में, जबकि जीवाणु एक अलग जीव है। बहुत सारे जीव हैं जिनका लक्षण जंतु से मिलता है, पौधा से मिलता है, जिसको या तो इन्होंने जंतु में रख दिया था या पौधा में रख दिया था, जो बात से दिक्कत हुआ, उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। जंतु पौधा के अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कवक, उनका कुछ खास कैरेक्टर है, उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। सबसे बड़ी बात है कि इनके वर्गीकरण में विषाणु के बारे में नहीं बताया गया। कई तरह के समस्या आया इनके वर्गीकरण से। तो सबसे जो उसके बाद एक थर्ड जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अब इसमें जैसे कि कोशिका भित्ति पौधा में भी होता है, पौधा की कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, उसी तरह से कवक की कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाया जाता है। अब दोनों को पौधा में रख दिया गया था, माने पौधा वर्ग में, कवक को भी और पौधा को भी कोशिका भित्ति के आधार पर। लेकिन कवक विषम कोशी सजीव होते हैं और पौधा स्वकोशी सजीव होता है। कोशिका भित्ति दोनों में पाई जाती है, नो डाउट, लेकिन दोनों के कोशिका भित्ति में बनावट होता है। उसी तरह से जीवाणु को भी यहाँ रखा गया था, जबकि जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु प्रोकैरियोटिक सजीव होते हैं, उसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन वो अलग तरह की होती है। तो इन सबको पौधा में रख दिया गया था, जिससे काफी समस्या हुआ बात से वैज्ञानिक। बहुत सारे सजीव हैं, जैसे यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा सजीव है जिसमें जंतु जैसा भी लक्षण होता है, पौधा जैसा भी, इससे भी समस्या हुआ रखने में। तो लास्ट इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम है, आप लोग सुनिएगा, R.H. विटेकर। इस चैप्टर को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर 11th में सेकेंड चैप्टर है सजीवों का वर्गीकरण, इसके बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। फिलहाल हम लोग इसको थोड़ा संक्षेप में देखते हैं, क्योंकि 9th में भी पढ़ना था, इसको 9th में भी पढ़ना था, इसलिए इसको हम लोग देखेंगे संक्षेप में। तो दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम था R.H. विटेकर। R.H. विटेकर, R.H. विटेकर महोदय ने अपना क्लासिफिकेशन दिया, जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। सजीवों का 5 जगत वर्गीकरण, पूरे सजीव को, पृथ्वी पर मौजूद समस्त सजीव को इन्होंने 5 जगत में बांट दिया। किस आधार पर? तो इनके बांटने का आधार था कि सजीवों में पोषण कैसे होता है, सजीवों की कोशिका किस तरह की है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, यानी कि कोशिका के बनावट के आधार पर, पोषण के तरीका के आधार पर, जनन के तरीका के आधार पर, उनमें भ्रूणीय विकास कैसे हुआ है, इन सब के आधार पर उन्होंने पृथ्वी पर मौजूद समस्त सजीवों को 5 जगत में बांटने का काम किया। ये 2 नंबर में पूछा जाता है, क्या आधार था, किस आधार पर उन्होंने सजीवों को बांटा 5 जगत में? तो ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। सजीव में पोषण कैसे हो रहा है, स्वपोषी पोषण हो रहा है या विषम पोषी पोषण हो रहा है, किस आधार पर? तो पोषण के आधार पर, मतलब पोषण किस तरीका से हो रहा है, ये इसमें स्वपोषी पोषण हो रहा है कि विषम पोषी पोषण हो रहा है। उसके बाद
स्ट्रक्चर के आधार पर, कोशिका संरचना के आधार पर, उसके बाद रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, रिप्रोडक्शन मतलब जनन किन तरीका से होता है, मतलब जीव पोषण कैसे करते हैं, उनका कोशिका की बनावट कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा करते हैं, कैसे करते हैं, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इनका विकास कैसे हुआ है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है इनका, इनका विकास का इतिहास क्या है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है इनका, इनका एम्ब्रियो कैसे डेवलप हुआ है, इन सब के आधार पर इन्होंने कोशिका को आर.एच. व्हिटेकर महोदय ने पृथ्वी पर मौजूद समस्त सजीवों को 5 जगत में बांटा, और बांटने का आधार क्या था बाबू इनका, पोषण, सजीव में पोषण कैसे होता है, पोषण को अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कैसे होता है, ये स्वपोषी सजीव है कि विषमपोषी है, इनकी कोशिका की बनावट कैसी है, इनमें जनन कैसे होता है, इनका उष्णरी, इनका विकास का इतिहास क्या है, इनका इम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, इन मतलब इनका भ्रूणीय विकास कैसे होता है, इन सब के आधार पर इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण किया सजीवों को, 5 जगत में इन्होंने बांटा था, और वो 5 जगत क्या क्या था, इनका पहला जगत का नाम था मोनेरा, पहला जगत का क्या नाम था, मोनेरा, दूसरा जगत का क्या नाम था, प्रोटिस्टा, तीसरे का क्या नाम था, फंजाई, चौथे का क्या नाम था, प्लांटी, अब पांचवें का क्या नाम था, एनिमालिया। यानी कि आर.एच. व्हिटेकर महोदय ने पृथ्वी पर मौजूद समस्त सजीवों को 5 जगत में बांटा। क्या नाम था उस जगत का, मोनेरा पहला, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई या इसे कॉक जगत भी कहा जाता है, चौथा प्लांटी या पादप जगत, और पांचवा जंतु जगत या एनिमालिया। ये 5 जगत में बांटा। तो सजीवों को इन्होंने 5 जगत में बांटा। ये बांटने का आधार क्या था इनका, किस आधार पर बांटा, तो उन्होंने देखा कि इसमें पोषण अलग अलग तरीका से होता है, इनका कोशिका का बनावट अलग है, इनमें जनन का अलग तरीका है, इनका विकासीय, इनका जो विकास हुआ उसका इतिहास अलग है, इनमें जो इम्ब्रियोलॉजी का, इनमें जो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो अलग तरीका है। इन सब के आधार पर उन्होंने 5 जगत में बांटा। बात समझ में आया। अब आपको ये सब चीज 9th में पढ़ना था, इस सबको थोड़ा थोड़ा हम यहाँ बता रहे हैं बेसिक, फिर आपको डिटेल में 11th में पढ़ना है, पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुंडरा जगत को बहुत सारे वर्ग में बांटा गया है। आप जब बुक देखिएगा तो इसमें आएगा क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, इग्लिनोइड्स। तो बताए बाबू कि ये 5 जगत वर्गीकरण है इनका, इसको हम लोग अब डिटेल पढ़ेंगे 1 by 1। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा। हम लोग अब 5 जगत का 1 by 1 करके अध्ययन करेंगे। तो पहला जगत इसमें है मोनेरा, यहां हम लिख देते हैं, व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर, 5 किंगडम। क्लासिफिकेशन, पहला क्या बाबू, मोनेरा।
फिलहाल यहाँ यही ध्यान देना है कि मोनेरा जगत में वैसे सारे सजीव रखे जाते हैं जो यूनिसेलुलर हो, मतलब जिनका शरीर एक कोशिका का बना। मोनेरा जगत में वैसे सारे सजीव रखे जाते हैं जो एक कोशिकीय हो, यूनिसेलुलर हो, प्रोकैरियोटिक हो। जो एक कोशिका के बने, और कोशिका कैसा हो? प्रोकैरियोटिक टाइप का। ये प्रोकैरियोटिक सजीव। प्रोकैरियोटिक माने बताए थे जिसमें केंद्रक विकसित नहीं हो, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती हो, झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग नहीं पाए जाते, ऐसे को कहेंगे मोनेरा। यानी कि ये सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म यानी कि मोनेरा जगत में सारे एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सजीव रखे जाते हैं। इतना बेसिक बात हमको याद रखना पड़ेगा। मोनेरा जगत में कैसे सजीव रखे जाते हैं? जो एक कोशिकीय है और जिनका कोशिका कैसा हो है तो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक है तो क्या भाई? तो इसमें केंद्रक विकसित नहीं होगा, केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग, कोशिका के अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब नहीं होंगे। अब कह रहा है कि इनमें पोषण, ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, ये स्वपोषी सजीव भी हो सकते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब ये स्वपोषी भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ सजीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। इनमें से कुछ सजीव होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, अपना पोषण खुद करते हैं, जबकि कुछ हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ विषम पोषी होते हैं। यानी कि इनमें पोषण स्वपोषी विधि से भी होता है और विषम पोषी विधि से भी होता है। ये स्वपोषी भी होते हैं और ये विषम पोषी भी होते हैं। यानी कि इस जगत के कुछ सजीव होते हैं जो अपना पोषण खुद कर लेंगे, प्रकाश संश्लेषण भी कर लेते हैं, और कुछ होते हैं जो विषम पोषी के रूप में रहेंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा 11th पढ़ना है कि इसको दो ग्रुप में बांट के पढ़ना है, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। हिंदी में आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया करके पढ़ना बाद की बात है। अब इसके उदाहरण क्या होते हैं? तो बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और ब्लू ग्रीन अलगी, बीजीए, नील हरित शैवाल। ब्लू ग्रीन अलगी या नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगी, ये इसके उदाहरण है मोनेरा किंगडम। समझ में आ रहा है? ये बेसिक बात हम लोग को इतना याद रखना है। अब कह रहा है कि जीवाणु में जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, लेकिन इनके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में और जो पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है उसमें कुछ अंतर होता है। लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना पोषण खुद कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं, कुछ जीवाणु हैं जो हमारे शरीर में जा करके हमारे शरीर में पैरासाइट के रूप में रहते हैं और उनके चलते हमको रोग हो जाता है। जैसे क्षय रोग जीवाणु से होता है, हैजा, डिप्थीरिया, बहुत सारा, टेटनस, बहुत सारा रोग है, टाइफाइड बुखार। तो ये जीवाणु हैं। तो जो ये जीवाणु पौधा के शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं और जंतु के शरीर को। तो जब दूसरे जीव में रह करके पोषण करेंगे तो ये विषम पोषी पोषण हो जाए करेंगे ये, और एक पैरासाइट के रूप में, मतलब ये परजीवी के रूप में ये रोग उत्पन्न करते हैं। अब इसी में जो है ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन नील हरी शैवाल, ये स्वपोषी सजीव होता है, ये पूर्ण रूप से स्वपोषी होता है। ये जीवाणु
स्वपोषी विषमपोषी दोनों तरह से हो सकता है। जीवाणु अपना पोषण स्वपोषी विधि से या विषमपोषी दोनों विधि से कर सकता है, लेकिन जो नीला हरित शैवाल होता है ये स्वपोषी होता है। ऐसा का है तो नीला हरित शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। नीला हरित शैवाल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसके चलते ये प्रकाश संश्लेषण कर देते हैं। ये सारे के सारे स्वपोषी सजीव हैं ब्लू ग्रीन अलगी। और आप पढ़िएगा, एक और खास बात है, ब्लू ग्रीन अलगी एक ऐसे अलगी होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी मदद करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। मतलब इनमें कुछ खास अंग होते हैं, इन्हें कुछ खास क्षमता होता है, जिसके हेल्प से वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को ये पकड़ते हैं और उसको नाइट्रोजन के यौगिक बदल देते हैं जिस मिट्टी में ये पाए जाएंगे, और उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा देते हैं। पता है, अगर धान के खेत में नीला हरित शैवाल छींट करके धान की खेती की जाए तो उसका पैदावार कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो जीव विज्ञानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। आप लोग पढ़ेंगे, अगर आप लोगों को याद होगा कि जितने दलहनी पौधे होते हैं, जैसे मटर का पौधा, उसकी जड़ में एक गांठ पाई जाती है, नोड्यूल्स बोलते हैं, जिसमें जीवाणु पाए जाते हैं, जिसका नाम है राइजोबियम जीवाणु। वो राइजोबियम जीवाणु भी क्या करता है कि आपको एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ट्रैप करता है, नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा देता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब हम खेती करते हैं ना, तो 2 या 3 फसल के बाद हम एक बार दलहन की खेती करना चाहिए। दलहन की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति मेंटेन रहती है, खेत की उर्वरता बढ़ जाती है। पढ़े ना आप, मटर के पौधा में उसके जड़ों में पाया जाता है गांठ, उसी गांठ में जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। ठीक वही काम यहाँ ब्लू ग्रीन अलगी भी करता है। तो ये बेसिक बात है, इतना याद रखना है। और ये पूर्ण रूप से स्वपोषी होता है, सारे के सारे स्वपोषी होते हैं। क्या है कि इसमें पर्णहरित पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण करेगा, अपना पोषण खुद करेगा। और जीवाणु कुछ स्वपोषी भी होते हैं और कुछ विषमपोषी होते हैं। जीवाणु जो होते हैं वो कुछ दूसरे पौधा और जंतु को शरीर में जाते हैं, उससे पोषण लेते हैं और वहाँ रोगाणु का काम करते हैं। बात समझ में आ रहा है? दूसरा बाबू आता है, इसको आगे पढ़िएगा तो इसको 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, आर्च बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। फिलहाल हम लोग इतना ही देखेंगे, इस बेसिक बात है बाबू, याद रखेंगे। दूसरा जगत का नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, अब प्रोटिस्टा में है, इसमें भी सारे एक कोशिकीय सजीव रखे जाते हैं। कैसे सजीव रखे जाते हैं? सारे के सारे एक कोशिकीय रखे जाते हैं, इसमें भी, प्रोटिस्टा में भी। अब रहा कि कैसा एक कोशिकीय सजीव, जो यूकैरियोटिक हो। सारे के सारे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें रखे जाते हैं। समझ में आ रहा? दोनों में क्या अंतर हुआ बाबू? ये भी एक कोशिकीय, ये भी एक कोशिकीय, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सजीव है। इसकी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है, लेकिन प्रोटिस्टा की कोशिका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? ये यूकैरियोटिक कोशिका है। मीन्स इसके कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाएगा, इसके कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाएगा। इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी और झिल्ली से घिरे हुए कोशिका के अंग पाए जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? इनमें भी पोषण, इनके भी कुछ सजीव स्वपोषी होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे। इनके भी कुछ सजीव प्रकाश संश्लेषण करेंगे, अपना पोषण खुद कर लेंगे, और कुछ होंगे जो विषमपोषी होंगे, जो दूसरे जीव से अपना पोषण लेंगे। समझ में आ रहा है?
मतलब प्रोटिस्टा जगत के भी कुछ जीव होंगे जो स्वकोशी होंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, क्या है तो उनके कोशिका में पर्णहरित पाया जाएगा, और कुछ होंगे जो विषमपोषी होंगे, जो दूसरे से पोषण। और पढ़िएगा 11th में लिखा हुआ है कि इसको कई सारे वर्ग बांटा गया है। क्राइसोफाइट्स, जिसका एग्जांपल होता है डाइटम, इसको कई वर्ग बांटा गया, जैसे क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, मिक्सोमाइसिट्स या स्लाइमॉट्स, फिर प्रोटोजोआ। इसमें बाबू कह रहा है कि इसके उदाहरण ऑल यूनिसेलुलर, जितने एक कोशिकीय जंतु और पौधा होते हैं सारे प्रोटिस्टा जगत में रखे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल यूनिसेलुलर प्लांट्स और एनिमल इसके उदाहरण होते हैं। प्लांट्स और एनिमल इसके उदाहरण हैं। हम क्या कर रहे हैं कि प्रोटिस्टा जगत में सारे एक कोशिकीय पौधे और जंतु रखे जाते हैं। इसका उदाहरण आप और भी याद रखिए, यहां लिख देते हैं। जैसे अमीबा इसका उदाहरण हो जाएगा, अमीबा, ठीक है, एक कोशिकीय जंतु का उदाहरण हो जाएगा। यूग्लिना, ये भी एक कोशिकीय जंतु का उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए यूग्लिना एक ऐसा सजीव है, यूग्लिना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जंतु जैसा व्यवहार करता है और पौधा जैसा भी। कि यूग्लिना एक कोशिकीय सजीव है, यूकेरियोटिक सजीव है, जिसके कोशिका में पर्णहरित पाया जाता है। तो जब सूर्य का प्रकाश रहता है दिन में, तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगा और स्वपोषी सजीव जैसा व्यवहार करेगा। जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो ये सूक्ष्म सजीवों को मारकर खाएगा और विषमपोषी जैसा व्यवहार करेगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि यूग्लिना एक ऐसा सजीव है, यूग्लिना एक ऐसा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सजीव है, यूग्लिना एक ऐसा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सजीव है जो जंतु और पौधा दोनों जैसा व्यवहार करता है। ऐसा इसलिए कि इसके शरीर में पर्णहरित पाया जाता है। तो जब सूर्य का प्रकाश होगा तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगा और उसमें स्वपोषी सजीव जैसा व्यवहार करेगा। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो ये सूक्ष्म जीवों को मारकर खाएगा और विषमपोषी सजीव जैसा व्यवहार करेगा। फिर वह उसका उदाहरण पारामीशियम हो जाता है। पारामीशियम, पारामीशियम, फिर उसका उदाहरण डायटम हो जाता है। और एक कोशिकीय शैवाल भी इसके उदाहरण होते हैं। एक कोशिकीय शैवाल भी इसके उदाहरण हो जाते हैं। जो वैसे शैवाल जो एक कोशिका के बने वो इसके उदाहरण हो जाते हैं, क्योंकि शैवाल बहुकोशिकीय भी होते हैं और एक कोशिकीय भी होते हैं। बात समझ में आ रहा है? शैवाल एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। तो एक कोशिकीय सजीव इसका उदाहरण हो जाता है। ये बेसिक बात है, इतना याद रखना है। अब इसको 5 वर्ग में बांट के पढ़ा गया है। तो जब 11th का सिलेबस शुरू करेंगे तो वहां बताएंगे, ठीक है। अब ये आपको बेसिक अभी याद रखना है, ध्यान देना है। तीसरा बाबू है इकाई, तीसरा इसका जो है टाइप, तीसरा टाइप है, तीसरा जो जगत है उसका नाम है फंजाई। तीसरा जगत का क्या नाम है? फंजाई जगत। इसको कवक कहा जाता है हिंदी में। क्या कहा जाता है? कवक। अब ये ध्यान देना है कि इसमें ये आपको इसमें ऑल मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर का हिंदी में आपको क्या होगा?
मल्टी सेलुलर का हिंदी हुआ बहुकोशिकीय। मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय। इसमें ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक और हटा दीजिए, यहां कहिएगा, यहां हो जाएगा कि इसमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं। इसमें कैसे सजीव रखे जाते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक सजीव रखे जाते हैं फंजाई जगत में। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक सजीव रखे जाते हैं फंजाई जगत में। लेकिन याद रखिएगा, सारे कवक जगत के जितने सदस्य होंगे, कवक जगत में जितने जीव आएंगे, जितने सदस्य होंगे, सारा का क्वेश्चन अब क्या होगा कि सारे ऑल जो होंगे, ऑल विल बी हेटेरोट्रॉप्स। ये सारे के सारे हेटेरोट्रॉप्स होंगे। ये क्या होंगे? हेटेरोट्रॉप्स होंगे। सारे के सारे विषमकोशी होंगे। इसमें कोई भी ऐसा कवक नहीं होगा जो स्वकोशी हो। क्या है भाई? तो इनके कोशिका में क्लोरोफिल या पर्णहरित नहीं पाया जाएगा। ये एक क्लोरोफिलस सजीव होते ही हैं। कैसा सजीव होते हैं ये एक क्लोरोफिलस होते हैं। सारे के सारे हेटेरोट्रॉप्स होंगे। खास बात, इनकी कोशिका में सेल वॉल पाई जाएगी। इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। और एक और खास बात, इनकी कोशिका भित्ति का जो बनावट होगा ना, वो पौधा की कोशिका भित्ति से अलग होगा। तो यहां हम इसको लिख देते हैं, पौधा की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज नामक रसायन की बनी होती है। पौधा की कोशिका भित्ति कैसे बनी होती है? सेलुलोज नामक रसायन की। सेलुलोजिक नेचर का होता है पौधा की कोशिका भित्ति। लेकिन इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो काइटिनस सेल वॉल पाया जाता है इसमें। काइटिन, कोशिका भित्ति कैसी पाई जाती है? काइटिन की बनी हुई पाई जाती है। इसमें काइटिनस सेल वॉल पाया जाता है। यानी कोशिका भित्ति पाई तो जाती है, लेकिन वो काइटिन नामक रसायन की बनी होती है, जो कि पौधा के कोशिका भित्ति से बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, इस फंजाई में अपवाद है, याद रखिएगा। एक फंजाई है जिसका नाम है ईस्ट, YEAST, ईस्ट। ईस्ट का हिंदी भी होता है ईस्ट। ये फंजाई जो कवक है ईस्ट, ये एक कोशिकीय होता है। और पता है, इसी ईस्ट के इस्तेमाल से हम लोग ब्रेड, पावरोटी, इडली, डोसा ये सब बनता है। क्या होता है, ईस्ट जो है ये अवायवीय शोषण करते हैं। क्या करते हैं? अवायवीय शोषण। तो क्या किया जाता है कि जो ब्रेड बनता है या पावरोटी, आटा को गूंथ के ईस्ट पाउडर मिलता है मार्केट में, डाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अभी जो ईस्ट है ये अलैंगिक करते हैं तेजी से। और ये ईस्ट जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, अवायवीय शोषण। इनके शोषण में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसमें CO2 बनाते हैं और इथाइल अल्कोहल। क्या बना देते हैं ये? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए। अब जब उस आटा को उठा करके रखते हैं हम आग पर, तो CO2 निकलना चाहता है, जिससे वो फल्फी हो जाता है, मोटा हो जाता है। मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि फंजाई जगत का एक सदस्य है जिसका नाम है ईस्ट, जिसका इस्तेमाल बेकरी में होता है, जहाँ बिस्कुट बनता है, जहाँ पावरोटी बनता है, ब्रेड बनता है, इडली डोसा, इस सब में इसका इस्तेमाल होता है ईस्ट का। इस ईस्ट के हेल्प से शराब वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो ये अवायवीय शोषण करते हैं। इनके शोषण के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसमें वेस्ट जब रेस्पिरेटरी शोषण करेंगे, जब अवायवीय शोषण करेंगे तो CO2 गैस बनाएंगे।
उसी के हेल्प से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह अपवाद है कि एक कोशिकीय सजीव है, इनको छोड़ करके सारे कवक बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक सजीव होते हैं। ये सारे के सारे विषमपोषी होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इनकी कोशिका में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। इनमें सेल वाल पाया जाता है, लेकिन वो काइटिन का बना होता है। और एक और खास बात है जो याद रखने वाला है, ये विषमपोषी होते हैं। तो विषमपोषी में बहुत सारे सजीव होते हैं जो पैरासाइट के रूप में रहते हैं। इनका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, पैरासाइट परजीवी के रूप में दूसरे पौधा को और जंतु को संक्रमित करेंगे, उनके शरीर में रहेंगे, उनसे पोषण लेंगे, ये पैरासाइट के रूप में रहेंगे। और बहुत सारे कवक हैं जो सड़े गले या मरे हुए पदार्थों से पोषण लेते हैं। तो इनके जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, तो ये जो इनका जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हेटेरोट्रॉप दो तरह हो सकते हैं, पैरासाइट्स के रूप में या पैरासिटिक परजीविता। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है और सैक्रोट्रॉपिक। पैरासिटिक और सैप्रोट्रोपिक। पैरासिटिक को हिंदी में कहते हैं परजीविता, इसको कहते हैं निर्तोपजीवी। कराओ, ये विषमपोषी तो होंगे, सारे के सारे विषमपोषी होंगे। ये दो रूप में होंगे। कुछ कवक होते हैं जो जंतु या पौधा को संक्रमित करेंगे, उसके शरीर में रहेंगे, उससे पोषण लेंगे। जैसे आलू में हो जाता है झुलसा रोग, पौधा को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। गन्ना जो आप लोग खाते हैं, बीच बीच में गन्ना सड़ा जाता है लाल, उसके चलते जो फफूंदी लग जाता है रोटी पर, ये चमड़ा वमड़ा पर, ठीक है। गेहूं का बाल जो काला काला हो जाता है, सब कवक रोग है। तो परजीविता मतलब इनका जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, इनका जो परजीवी पोषण, इनका जो विषमपोषी पोषण होगा, वो दो तरह का हो सकता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब परजीवी पोषण। दूसरा सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मृत्युपरजीविता। मृत्युपरजीवी का माने हुआ कि ये सड़े गले मरे हुए जंतु या पौधे से अपना पोषण लेते हैं। मृत्युपरजीवी मतलब सड़े गले मरे हुए पौधे से अपना पोषण। ये है कवक के बारे में। ये बेसिक बात है, इतना हम लोग याद रखना है। कल हम लोग कुछ और पढ़ेंगे और दो बात हमारा रहेगा साथ साथ। क्या रहेगा? दो और रह गया, किंगडम प्लांटी और एनिमालिया। थोड़ा आप लोग भी पढ़िएगा और जो दिक्कत हो बोलिएगा। थैंक यू।